मामला ये है कि जब बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और बाद में जो वहाँ 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो आंदोलन अवामी लीग के द्वारा हुआ, उसके बाद जो उस वक्त हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री थी और उनका हस्तक्षेप हुआ और एक नए राष्ट्र जो है बांग्लादेश का उदय हुआ। तो उसी वक्त जो उस आंदोलन में जो वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, उनके एवं उनके परिवार के लोगों को उस वक्त की सरकार ने 30% आरक्षण देने का काम किया। जिनको लगता था कि शेख हसीना के रहते बांग्लादेश में वो अपना पैर नहीं जमा सकते हैं, मैं तो कहता हूँ अमेरिका के यहाँ अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था एक स्टेटमेंट कि भारत भी अब आने वाले समय में इंटरनल स्कफल में जाएगा, इंटरनल डिस्टेंशन में भारत रहेगा। ये किसी अमेरिकी रक्षा एक्सपर्ट ने बताया और ठीक उससे कुछ ही दिन बाद ये बांग्लादेश में ये घटना घटी है। तो आंतरिक शक्तियाँ जो वहाँ जो तबाह करना चाह रही है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश का जीडीपी काफ़ी ऊपर उठा है। वही अगर वैश्विक परिस्थिति में आप बात करेंगे तो जीडीपी भी उसका काफ़ी बढ़ा है। उनको कौन परेशान करना चाहता है? वहाँ अभी धर्मनिरपेक्षता वहाँ के कानून में है, उसके बावजूद जो लक्षित हिंसा हुई है, वहाँ के मंदिरों को जो ध्वस्त किया गया है, तो हम कूटनीतिक दबाव क्या बना सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश की जो परिस्थिति है उसका असर तो भारत पर चाहे अनचाहे पड़ना ही और पड़ ही रहा है। भारत के विपक्ष के लोगों का बयान देखिए हाल में कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। दूसरा, आप ये भी सोचें कि बांग्लादेश के अंदर 65 ज़िले हैं और हिंदू पॉपुलेशन अभी भी अप्रॉक्स 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, वो 65 ज़िले में हैं। दूसरा है कि बांग्लादेश में मतलब हिंदू तो हैं ही और भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। तो जो घटनाएं हो रही हैं, खासकर बॉर्डर पर जो आ रहे हैं, केवल हिंदू ही नहीं हैं, इस आड़ में बहुत सारे लोग घुसपैठिए भी हैं जो इस पार आना चाहते हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज खास करके मुद्दा है बांग्लादेश में जो वर्तमान स्थिति है, जिस प्रकार से वहां के प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर भारत में शरण ले ली है, उसके बाद बांग्लादेश की स्थिति जो है काफ़ी बद से बदतर हो गई है। वहाँ पर हिंदुओं पर भी अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान पैनल मौजूद है, 6 मेहमान हैं। वही बात करेंगे। रविंद्र प्रसाद सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता है, स्वामी दिन पोभानंद भारत सेवा आश्रम के हैं, वही बात आ देंगे। रंगेश ठाकुर जो आरएसएस से है और अमीय भूषण लेखक स्तंभकार। इसके साथ साथ राइस शाहिद इकबाल मुन्ना जो राजद से है और सुबोध कुमार जो जदयू नेता है। सभी जो मेहमान हैं उनसे बातचीत करेंगे कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति क्या है। तो सबसे पहले सर से बात करेंगे। सर, जिस प्रकार के वर्तमान स्थिति है, क्या लग रहा है? देखिए, स्थिति तो बहुत ही बुरी है और सबसे बड़ी बात ये सोचने की है कि बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है, करीब 4096 किलोमीटर सीमाएँ भारत की बांग्लादेश से सटती हैं। बांग्लादेश के केवल पूर्वी हिस्से का एक थोड़ा सा क्षेत्र जो है वो छोड़ दे तो पूरा का पूरा भारत से वो घिरा है, जल और थल दोनों तरफ से। तो बांग्लादेश में जो घटना हो रही है, कहीं न कहीं वो भारत के दृष्टि से भी बहुत चिंतापूर्ण है कि भारत के आर्थिक हित, सामरिक हित ही नहीं, भारत के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को भी इससे समस्या और खतरा है। क्या लग रहा है, वहाँ की प्रधानमंत्री अब यहाँ पे शरण ली हुई है, यानी कहीं बांग्लादेश के कुछ नेता है उनका बयान आ रहा अटपटा? बयान तो अटपटा नहीं कहेंगे। दरअसल जो बांग्लादेश में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तो जैसे विषय था एक आरक्षण का मुद्दा, और आरक्षण का मुद्दा बांग्लादेश के अंदर कोई नया मुद्दा नहीं रहा है। बांग्लादेश में आरक्षण का मुद्दा 30% वहाँ जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के जो लोग थे उनको आरक्षण मिल रहा था, ये मुद्दा बहुत दिनों से था। और वहाँ खालिदा जिया की सरकार आई हो या फिर शेख हसीना की सरकार आई हो, दोनों के समय आरक्षण का मुद्दा चलता रहा है। यहाँ तक कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय का भी पहले निर्णय आया है। और अभी तो आंदोलन के बीच मतलब जो निवर्तमान प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनके तरफ से पहल भी की गई थी कि बैठ करके इसको सुलझाते हैं। तो आरक्षण का मुद्दा एक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है और वो मुद्दा कोई आज से नहीं था। बांग्लादेश जब से बना है 71 के बाद से वो मुद्दा चला रहा था। तो इसमें कहीं ना कहीं बाहरी शक्तियाँ और एक संभावना है कि पश्चिमी शक्तियों ने इसमें जो है बांग्लादेश में जो जिस प्रकार तख्ता पलट हुआ है उसमें उनकी भूमिका बिल्कुल दिखती है। भाजपा का वरिष्ठ नेता है रविंद्र प्रसाद सिंह जी। सर, क्या लग रहा है बांग्लादेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो वहाँ हुआ अभी, जैसा कि हम वक्ताओं ने कहा कि साहब वहाँ पश्चिमी देशों का इन्वॉल्वमेंट है और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ना यह प्रदर्शित करता है कि वहाँ की जो क्षमता है, जो शक्तियाँ हैं,
आरक्षण एक मुद्दा था, आरक्षण की मुद्दा अन्य देशों में है, भारत में भी है, वहाँ भी थी। उसको शेख मुजीब ये वर्तमान प्रधानमंत्री ने सॉल्व करने की बात कही, सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही, बैठ के हल करने की बात हुई। लेकिन उसके पीछे जो एक ताकत है, जो पूरे भारत के सीमांत में देखिए, पश्चिम उत्तर दक्षिण लंका में हुआ, म्यांमार में हुआ, अभी हमारे मणिपुर की घटना सामने ज्वलंत है, वहाँ उत्पात मचाया गया, पाकिस्तान में होता है। तो ये चीज़ें जो हो रही है, रसिया और यूक्रेन का झंझट चल रहा है, ये तमाम भारत चूँकि क्षमता और बल में मजबूत होता दिख रहा है, हर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति अच्छी हो रही है, इसलिए पश्चिमी देश के जो देश हैं, जो बाहुबली कहलाते हैं, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी उत्पाद इसमें निहित है। लेकिन मैं तो अपील करूंगा कि भाई हमारे यहाँ जो सौहार्द बनता है, अनेक विपक्षी दल के लोग ने भी कई तरह की बातें की, उसकाने की बात की, लेकिन भारत एक जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको निभाने का काम करता है। ठीक है, छिटपुट घटनाएं होती है, तहजीब है, लेकिन हमारे यहाँ यह घटना नहीं हो सकती है। और इस कर्म को जो अपनाया गया है, भारत में शेख हसीना को शरण दिया गया है एक मानवीय मूल्य पर, चूँकि वो महिला है और महिला प्रधानमंत्री थी, चाहे वो धर्म उनका कुछ भी हो, लेकिन वो भी मानव है और मानवीय मूल्य पर उनको संरक्षण दिया गया है। इसके लिए हम भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। मुन्ना जी, क्या लग रहा है जिस प्रकार से घटना हो रही है बांग्लादेश पर, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ तो मुस्लिम को दिक्कत नहीं हो रहा है? देखिए, वहाँ जो आरक्षण का मुद्दा है, वहाँ न हिंदुओं का मामला है न मुसलमानों का मामला है। मामला ये है कि जब बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और बाद में जो वहाँ 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो आंदोलन अवामी लीग के द्वारा हुआ, उसके बाद जो उस वक्त हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री थी और उनका हस्तक्षेप हुआ और एक नए राष्ट्र जो है बांग्लादेश का उदय हुआ, तो उसी वक्त जो उस आंदोलन में जो वहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, उनके एवं उनके परिवार के लोगों को उस वक्त की सरकार ने 30% आरक्षण देने का काम किया और 40% आरक्षण जो है वहाँ जो पिछड़ा जिला था उनको दिया और 10% महिला को दिया। इस तरीके से 1971 से जो है वहाँ पे 80% आरक्षण चल रहा था। लेकिन 1976 ईस्वी में आते आते जो है जो 40% पिछड़ा जिला को था उसको घटा करके जो है 20% कर दिया गया। फिर उसके बाद जब 2009 में जब शेख हसीना की सरकार जो है सो बांग्लादेश में बनती है, तो उन्होंने जो पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों के जो संग्राम में शामिल थे उनके और उनके परिवार के यानी बाल बच्चे को नौकरी मिली। लेकिन 2009 में उन्होंने जो है घोषणा कर दिया कि अब जो है यहाँ पर जो है उनके पोता पोतियों को भी नौकरी मिलेगी। बाद में जो है फिर 1% आरक्षण जो है विकलांग लोगों को जो है 2012 में बढ़ाया गया। लेकिन 2018 में वहाँ के छात्रों ने जो है 4 महीने तक आंदोलन जारी रखा, तो शेख हसीना की सरकार ने जो है आरक्षण को समाप्त कर दिया। लेकिन ये 2024 में 5 जून को जिस तरीके से हाई कोर्ट ने जो है फिर से सरकार को ये निर्देश किया कि जो 56% जो आपके यहाँ आरक्षण था उसको लागू किया जाए, तो शेख हसीना की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई, जहाँ सुप्रीम ये सारा विवाद जो हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को ये आदेश दे दिया, अपने ऑर्डर पास कर दिया कि अब सिर्फ 5% उन स्वतंत्रता सेनानियों के जो है परिवार के लोगों को आरक्षण मिलेगा और 2% को अन्य लोगों को मिलेगा। जैसे ही ये मामला आया, वहाँ जो है आंदोलन जो है अपने चरम सीमा पर चला गया, जिसका नतीजा है कि आपको 5 अगस्त को वहाँ शेख हसीना जो है भाग करके भारत आई। ये भारत एक ऐसा देश है जो सभी को गले लगाता है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी मज़हब के मानने वाले लोग क्यों नहीं हो। इससे पहले भी जब 15 अगस्त 1975 ईस्वी को जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी और उनके परिवार के 18 लोगों को जब मार दिया गया था, तो उस वक्त सिर्फ उनकी 2 लड़कियाँ बची थी, जिसमें एक शेख रेहाना और एक शेख जो है हसीना थी। उस वक्त भी भारत की सरकार ने उनको शरण देने का काम किया था। बाद में वो 1981 ईस्वी में बांग्लादेश लौटी थी। तो जो हमारा देश है ये जो है खुला दिल वाला देश है, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन क्या कहते हैं वैसे लोगों को शरण देने का काम हमारा देश करता है। लेकिन अब जो यहाँ पर आपने एक सवाल उठा दिया कि हिंदुओं पर, वो जो वहाँ जलाए गए हैं या मारे गए हैं उसमें न हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मंदिरों को उन्होंने जलाया है, क्षतिग्रस्त किया है, तो बिल्कुल उन्होंने इस्लामिक कानून का उल्लंघन किया, क्योंकि जो इस्लाम मज़हब है, जो उसका संविधान है, वो कुरान शरीफ
शरीफ है और उस कुरान शरीफ में साफ लिखा हुआ है कि तुम दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं, उनकी धार्मिक किताबें या वो जिनको ईश्वर मानते हैं उनके बारे में भला बुरा नहीं कहो। जब हमारा धर्म इस्लाम कंप्लीटली मना करता है कि उनके बारे में भला बुरा नहीं कहो, और ऐसी स्थिति में किसी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं जलाना या क्षतिग्रस्त करना, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। स्वामी जी, क्या लग रहा है वर्तमान स्थिति कब तक सुधरेगा? अभी सुधरने के बाद क्या है, गुरुजी पूर्णानंद जी पहले ही दूरदृष्टि में देखा था कि हिंदू लोग कमज़ोर है और उसको एकत्रित करने के लिए बहुत सारे हिंदू मिलन मंदिर बनाया कि हिंदू लोग कम से कम, जैसे मुस्लिम मस्जिद में जाता है, हिंदू लोग कम से कम एकत्रित तो होगा हिंदू मिलन मंदिर में, जिस पे सुविधा असुविधा सब लोग डिस्कस करें। लेकिन आज जो स्थिति है बांग्लादेश में, जो गुरुजी का अपना जन्मभूमि बांग्लादेश में है, वहाँ का स्थिति ऐसे हो रहा कि देख के मेरा खेद हो रहा कि वहाँ का हिंदू लोग क्यों देश छोड़ के आ रहा है। जैसे मैं पहले सवाल एक है कि शेख हसीना देश छोड़ दिया कि देश शेख हसीना को छोड़ा दिया है, ये मेरा सवाल है कि उसको देश छोड़ के जाना पड़ा कि वो खुद देश छोड़ दिया, ये तो मेरा पता नहीं चल रहा। कोई बोला कि शेख हसीना देश छोड़ के चल गया, ठीक है, उसका छात्रों को जो कोटा आंदोलन था तो वो तो स्वीकार कर लिया, तो अभी वो देश छोड़ने के बाद अभी अराजक क्यों है? मेरा सवाल ये है, जब शेख हसीना को भाई हटाओ, देश छोड़ दो, ऐसे बात है। सेना प्रधान भी बोला है कि तुम 45 मिनट टाइम दिया, इसी टाइम में तुम देश छोड़ के चल जाओ। लेकिन मेरा बात है, ठीक है, शेख हसीना मान लिया कि देश छोड़ दिया, लेकिन देश छोड़ने के बाद अभी देश का स्थिति ऐसे क्यों हुआ और जो क्यों हुआ? जो देश को जो संपत्ति है उसको क्यों बर्बाद किया? मेरा बात ये नहीं है कि कोई धर्मों के बारे में नहीं बोलूँगा, देश का जो संपत्ति है, मुझे बार जो देश का जो जाति था तो उसका मूर्ति जाल तोड़ फोड़ कर दिया। जो वहाँ का जो सरकारी जो संपत्ति था, जो सेवा सदन था, वो सब भी जो है तोड़ फोड़ किया है। ये मेरा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि छात्रों का बात नहीं है, इसमें कोई दूसरा कोई बात हो रहा है, तो एक क्वालिटीज बात है। तो इसीलिए मेरा बोलने के बाद और एक बात ये है, आज के दिन में जो बांग्लादेशी लोग भारत में आने के लिए बॉर्डर में खड़ा है, वो ज़्यादा हिंदू है, और वो लोग क्यों खड़ा है, क्यों आना चाहते हैं, वहाँ क्या परेशानी है? तो इसीलिए वो बांग्लादेशी जो सरकार है, जो उसको बाद अभी जो क्षमता दिया गया, शासन दिया गया है, जो शासन लिया है, वो क्यों वो लोग का कंट्रोल नहीं कर पाया? इसलिए वो लोग खुद कंट्रोल करे तो हमारा परेशानी नहीं होता, हम लोग का दुख नहीं होता, हम लोग का खेद नहीं होता। लेकिन हम लोग बांग्लादेश सरकार को बोलना चाहते हैं, तुम्हारा देश का जो हिंदू मुस्लिम बौद्ध जो जाति है, सबको लेकर के तुम चलना चाहते हैं तो सबको संभाल के ठीक ठाक रखो, जैसे विश्व का ऐसे चिंता में नहीं आना चाहिए। सुबोध जी, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि टारगेट किया जा रहा, सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जा रहा हिंसा के बहाने? देखिए, हालात बहुत मुश्किल वाले हैं। आप जैसा कह रहे थे और अन्य वक्ताओं ने बताया कि बहुत सुनियोजित साजिश है। अगर आरक्षण का मामला था तो बहुत लंबे दिन से चल रहा था। सेना ने भी जिस तरीके से अपना स्टैंड बदल दिया, वहाँ के लोग जिस तरह से एक खास समुदाय को अटैक कर रहे हैं, तो बांग्लादेश तो बहुत लिबरल स्टेट था। शेख हसीना वाजिद तो भारत की बड़ी हिमायती थी, हिमाकत करने में भारत की बड़ी अच्छी दोस्त थी, बड़ी मजबूती से भारत के पक्ष में रहती थी। ये क्या बात हुआ कि अचानक शेख हसीना को हटाने की साजिश रची गई? जैसा अन्य वक्ताओं ने कहा, जरूर एक बाहरी शक्तियों ने उनको अपदस्त करने का काम किया। जिनको लगता था कि शेख हसीना के रहते बांग्लादेश में वो अपना पैर नहीं जमा सकते हैं, मैं तो कहता हूँ अमेरिका के यहाँ अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था एक स्टेटमेंट कि भारत भी अब आने वाले समय में इंटरनल स्कफल में जाएगा, इंटरनल डिस्टेंशन में भारत रहेगा। ये किसी अमेरिकी रक्षा एक्सपर्ट ने बताया। और ठीक उससे पहले कुछ ही दिन बाद ये बांग्लादेश में ये घटना घटी है। बांग्लादेश में ये भी कहा जाता था कि अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहती थी बांग्लादेश के, शेख हसीना वाजिद ने उसे मना कर दिया। चीन भी चाहता था बांग्लादेश में उसके फ्रेंडली हो। और अगर शेख हसीना वाजिद जाती है तो आएंगी खालिदा ज़िया, और खालिदा ज़िया का हमेशा कट्टरपंथियों से भी उनका रहा है, चीन से भी रहा है,
पाकिस्तान से भी रहा है उनका, तो भारत के लिए तो बहुत कष्ट वाले समय है। और ISI भी इसमें प्ले कर सकता है, इसमें चीन की भी कोवर्ट सपोर्ट हो सकती है, और भी पश्चिम, ये बहुत चिंता का विषय है। और एक और चिंता का विषय है कि हमारा बॉर्डर जो है बहुत पोरस है, और पोरस बॉर्डर होने के कारण पहले से भी तो उधर से लोग इधर से उधर जाते रहे हैं। तो अगर मास एक्सोडस होता है, जैसे शरणार्थियों के जब बोल रहे हैं, खास करके हिंदुओं का एक एक्सोडस होगा, तो बहुत भारी संख्या में वहाँ से लोगों को आना पड़ेगा, और यहाँ पे 2-3 करोड़, तो उसकी भी तैयारी, उसके कारण क्या दिक्कतें आएंगी। तो भारत सरकार सब चीज़ की गंभीरता से समीक्षा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्टैंड लिया है। सबसे पहले तो उनको मैं साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हसीना जी को, शेख हसीना को उन्होंने भारत में राजनीतिक शरण दिया, पॉलिटिकल एसाइलम दिया, और इसके बाद अब भारत ने स्टैंड लिया कि अब उनसे बार बार वो अब स्टैंड आने वाले समय में हमें ये चिंता करनी है कि हमारी जो चुनौतियां हैं उसको हम कैसे, सरकार जरूर इस बारे में काम कर रही होगी। और बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसका बॉर्डर उससे सटा हुआ है, तो बिहार के बीच जो पूर्वांचल सीमांचल के ज़िला हैं वो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग के लिए भी चिंता का विषय है। तो इन मुद्दों पे बहुत विस्तृत समीक्षा करके एक बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा हम लोग को, और वो स्टैंड ऐसा होना चाहिए जिसमें हमको देखना होगा अगर ज़रूरत पड़े तो बांग्लादेश के अंदर भी जाके हम लोग को अपना ओवर्ट और कोवर्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाना चाहती हैं, उनको चिन्हित करके हम लोग को भी उसी अनुरूप कार्रवाई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत को टारगेट करके ये सारी राजनीति हो रही है। जो जैसा मुन्ना भाई ने बताया कि शायद वो तो आरक्षण कोई मामला है नहीं, आरक्षण को तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू किया, लेकिन कोर्ट के यहाँ अपील में गई सरकार। अगर आरक्षण ही इतना मुद्दा रहता तो एक चीज़ है जो जिस तरीके से कट्टरपंथी शक्तियाँ वहाँ पे उभर रही है, जो उसके जो सेकुलर फैब्रिक है उसको जिस तरीके से तोड़ा गया है, इसमें कहीं ना कहीं इसमें बहुत चिंता का विषय है। इसलिए बांग्लादेश की इस चिंता को हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता। आने वाले समय में भारत के लिए भी गंभीर परिणाम होंगे, इसलिए अभी हम लोग को बहुत माकूल इसका जवाब देना चाहिए। मजबूती से शेख हसीना के साथ रहना होगा हम लोग को, और वैसी शक्तियाँ जो शेख हसीना को अपदस्त करके बांग्लादेश में अपनी राज्य स्थापित करना चाहिए, उनको चिन्हित करके हम लोग को भी प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा वहाँ पे, और काउंटर ऑफेंसिव मेजर्स वहाँ के लिए ज़रूरी हो गए हैं। रंगेश ठाकुर जी है, जिस प्रकार से बांग्लादेश पे जो हिंदू है बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया की तरफ, इंडिया में चाह रहे हैं किसी प्रकार से प्रवेश हो जाए क्योंकि यहाँ पे हमको शरण मिलेगा, यहाँ पे रक्षा होगा, कि वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान जो लक्षित हिंसा हुई है, खासकर जो वहाँ की माइनॉरिटी है, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, उनके जान माल की, उनके महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, और वही नहीं उनके व्यवसाय को भी क्षति पहुँचाई गई है। ये गंभीर चिंता का विषय है भारत के लिए, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है उसके लिए हम लोगों को अभी क्या है कि अगर हम आर्थिक की बात करते हैं, हमारा आर्थिक भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी है वहाँ, हमारा सांस्कृतिक भी, दोनों का अगर देखेंगे, वहाँ के हिंदू है, यहाँ का है, तो सांस्कृतिक भी हम लोग की समानताएं हैं। जो भौगोलिक परिस्थिति है, अभी अमीर जी ने बताया कि वहाँ 4000 किलोमीटर की जो सीमा है वो हमारी खुली हुई सीमा है, जहाँ से वो इन्फिल्ट्रेशन भी होता है। तो हम लोगों को काफ़ी गंभीरता से और फूक फूक के कदम रखते हुए, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा है वहाँ, तो वो आंतरिक शक्तियाँ जो वहाँ जो तबाह करना चाह रही है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश का GDP काफ़ी ऊपर उठा है, वही अगर वैश्विक परिस्थिति में आप बात करेंगे तो GDP भी उसका काफ़ी बढ़ा है। उनको कौन परेशान करना चाहता है? वहाँ अभी धर्मनिरपेक्षता वहाँ के कानून में है, उसके बावजूद जो लक्षित हिंसा हुई है, वहाँ के मंदिरों को जो ध्वस्त किया गया है, तो हम कूटनीतिक दबाव क्या बना सकते हैं? अभी हम वही कर सकते हैं, और कूटनीतिक जो दबाव बना है उसका परिणाम भी अभी देखने को मिला है। अभी देखने को मिला है कि जो वहाँ की अंतरिम सरकार है वो माफ़ी मांग रही है, उसके जो सदस्य हैं कि भाई हमसे गलती हुई है, हमारी सेना ने रोकथाम का प्रयास जो समुचित करना था वो नहीं किया है। तो अभी हम समाज जो तमाम राजनीतिक दल हैं हमारे यहाँ के, तो सिर्फ बीजेपी को नहीं, बाकी तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो वहाँ की धर्मनिरपेक्षता को, वहाँ के लोकतंत्र को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, इसके लिए वो अपना जो नैतिक दबाव है वो अपने हिसाब से नैतिक दबाव बना सकते हैं। शेख हसीना जी अभी भारत में है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ के नेता जो है उनको लेकर भारत और बांग्लादेश के फिर जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाए? भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कभी कटु मधु होते रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ख़राब रहा है। जियाउर रहमान जब बने उनको अपदस्थ करके, तो जियाउर रहमान ने भी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों को कहा कि व्यापारिक संबंध हम लोगों का मजबूत होना चाहिए।
तो भारत को आप डिस्कार्ड करके, जिसकी सीमा इतनी बड़ी है, मैंने अभी आपको कहा कि भौगोलिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक है, जो हम लोगों का जो मेल जोल है, उसको छोड़ के आप अपने राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकते हैं। भारत भी अपने आप को अगर चाहता है कि सुरक्षित करना है, आंतरिक मामले में हो या बाह्य मामले में हो, तो हमको एक दूसरे के साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। पड़ोसी आपका कितना भी गड़बड़ आदमी रहे, क्या पड़ोसी को नहीं बदल सकता। अटल जी ने कहा था कि पड़ोसी को बदलने की हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। उसके साथ रिश्ते को हम कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये देखने की बात है। अभी पूरे भारत के लोगों को एक साथ एक फोरम पे आके, और वहाँ जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, सिर्फ मानवाधिकारों का ही हनन हो रहा है, महिलाओं के प्रति जो लक्षित हिंसा हो रही है, उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। अमीय भूषण जी से सवाल लेंगे सर, जिस प्रकार से अभी जो वर्तमान स्थिति है, जिस प्रकार से लोग इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी है, क्या इंडिया में भी इस प्रकार से उम्मीदें जताई जा रही हैं? बहुत सारे नेता बयान दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, उसका असर तो भारत पर चाहे अनचाहे पड़ना ही और पड़ ही रहा है। भारत के विपक्ष के लोगों का बयान देखिए हाल में कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। दूसरा, आप ये भी सोचें कि बांग्लादेश के अंदर 65 ज़िले हैं और हिंदू पॉपुलेशन अभी भी अप्रॉक्स 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, वो 65 ज़िले में हैं। दूसरा है कि बांग्लादेश में मतलब हिंदू तो हैं ही, और भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। तो जो घटनाएं हो रही हैं, खासकर बॉर्डर पर जो आ रहे हैं, केवल हिंदू ही नहीं हैं। इस आड़ में बहुत सारे लोग घुसपैठिए भी हैं जो इस पार आना चाहते हैं, कुछ लोग दबाए सताए लोग भी हैं। तो जो परिस्थितियां बांग्लादेश में बन रही है, उसका असर भारत पर पड़ना ही पड़ना है। मुझे लगता है कि भारत की दृष्टि से मतलब विषय जाए तो वैसे तो बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश कहने को भले ही एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन बांग्लादेश कभी सेकुलर रहा नहीं है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इस उपमहाद्वीप के जो सबसे बड़े दंगे हुए हैं परतंत्र भारत में भी, वो सब पूर्वी बंगाल में ही हुए हैं, जहाँ आज बांग्लादेश है। जैसे एक घटना है आपको लाल इश्तेहार कांड, एक पवना करके आंदोलन था फ्रीडम मूवमेंट का, उसमें स्पेशली हिंदू जमींदारों को मारा गया। अमर्त्य सेन का उस पर बयान आया है कि नहीं वो तो कृषक थे, कृषकों ने जमींदार के खिलाफ जो है रिवोल्ट किया, ये गलत बात है। और भारतीय उपमहाद्वीप का या दुनिया का इतिहास का जो सबसे बड़ा दंगा है, जिसका नाम नोआखली है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में 12,000 हिंदू मारे गए, वो भी उसी भूमि पर हुआ। सन 47 में बांग्लादेश के अंदर हिंदू आबादी 40 से 45% थी। सन 71 में ये आबादी कितनी थी? तो ये आबादी 30% थी, और आज ये आबादी 8% है। तो आप बांग्लादेश में केवल खालिदा जिया को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, उसके लिए उतनी ही भागीदार, उतनी ही हिस्सेदार, उतनी ही राजदार जो है वो शेख हसीना भी है। अकेले शेख हसीना के शासन की बात करूं तो 2013 से लेकर 2021 तक ये रिकॉर्ड है। 2013 से लेकर 2021 तक 3600 मामले हिंदुओं के ऊपर संगठित घातक हमले का रिपोर्ट वहां दर्ज हुआ है। और 2021 में नवरात्र के समय एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद जो है इस्कॉन जैसी संस्था ने दुनिया के 153 देशों में इसको लेकर प्रदर्शन किया था। तो हिंदू आबादी लगातार घटती आ रही है वहाँ, हिंदू 65 जिले में, लेकिन आबादी कितनी हुई? 45% से 8% हुई। वर्तमान केस में मुझे लगता है कि भारत सरकार से 2 रणनीतिक चूक हुई है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैंने अपने आलेखों में भी लिखा है और आगे भी इस पर अपनी बात कहूँगा। पहली की जैसी परिस्थितियाँ थी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके पड़ोस में जिस देश से उसकी इतनी लंबी सीमा सटती है, 4096 किलोमीटर लंबी, जो कि लगभग सीमा खुली हुई है, और सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोग भाषा के तौर पर, नस्ल के तौर पर, जाति के तौर पर, समुदाय के तौर पर एक जैसे हैं। और धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो जो आबादी उधर है वो आबादी इधर है, उधर भी मुसलमान हिंदू हैं, इधर भी मुसलमान हिंदू हैं। तो है क्या कि भारत के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए भी खतरा है, भारत के शासन व्यवस्था के लिए भी खतरा है, और नॉर्थ ईस्ट के जो मिलिटेंट ग्रुप थे उनका भी बेस अतीत में बांग्लादेश रहा है, हो सकता है पुनः उनका बेस बांग्लादेश पुनः हो। तो ऐसी सारी परिस्थितियों का अगर हम विचार करते हैं तो भारत को प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत की बांग्लादेश से सीमा 4096 किलोमीटर की सीमा सटती है, और भारत को अपने हित का भी ध्यान रखते हुए, और दूसरा
कि भारत दुनिया में सदैव मानवता का अगुआ अग्रदूत रहा है। दुनिया के अंदर यहूदियों पर जब हमले हुए तो इकलौता देश है भारत ने उनको शरण दी। दुनिया के अंदर केवल यहूदी ही आप छोड़ दें, तिब्बत के लोगों को हुआ, उनको भी भारत ने शरण दी है। तो इतनी बड़ी अगर मानवीय त्रासदी हो रही है और जो लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं तो यह आंदोलन किसी छात्र संगठन का नहीं है, जमाते इस्लामिक बांग्लादेश के छात्र संगठन शिविर द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा था। शिविर को आप यूं समझे कि जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है वैसे ही बांग्लादेश के अंदर जमात है। तो पश्चिमी देशों ने, जैसे अमेरिका ने उस समय तालिबान को आगे करके अफगानिस्तान को अव्यवस्थित किया, आज तक अफगानिस्तान खड़ा नहीं हो पाया, वैसे ही अमेरिका में जो लेफ्ट लिबरल लोग जो अभी रूल कर रहे हैं वो बांग्लादेश को अनस्टेबल कर रहे हैं और उसके बहाने भारत को भी अनस्टेबल करने की पूरी साजिश है। तो मेरा कहना है भारत से दो रणनीतिक चूक हुई है। पहला, प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप करना था जब तक कि व्यवस्था सही नहीं होती। दूसरा, शेख हसीना को भारत के अंदर आने देना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक तो बांग्लादेश का ये इंटरनल इशू है और शेख हसीना के भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, बट वो केवल आर्थिक मुद्दों को लेके हमारे ताल्लुकात अच्छे थे। शेख हसीना का जो अगर ह्यूमन राइट के मुद्दे पर ले, माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर ले, शेख हसीना का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा, वाहियात और घटिया रहा है। शेख हसीना के इस शासन में मैंने कितना बताया कि 2013 से 2021 के बीच 3600 बार, कितना 3600 बार संगठित सुनियोजित हिंदुओं पर बड़े हमले हुए। और 2021 में इसी ढाका राजधानी के अंदर शेख हसीना जहां बैठती थी वहीं पर इस्कॉन टेम्पल जलाया गया, दुर्गा पूजा पंडाल के मूर्ति तोड़े गए। तो भारत को शेख हसीना को नहीं लेना चाहिए था। अब अगर आप पूछते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में भारत के सामने क्या विकल्प है, या बांग्लादेश के अंदर जो दबाया सताया जा रहा है, 1.5 करोड़ हिंदू है और बौद्ध और ईसाई जैसे समुदाय भी हैं, तो इनके सामने दो ही विकल्प है, क्योंकि बांग्लादेश की छवि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इतर है। पाकिस्तान के एक आतंकी पोषक देश की छवि है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों की छवि क्या है कि वेल कल्चर्ड है और मेहनत का समुदाय है। ये एक उनका दूसरा पक्ष है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी इसी नाते आगे गई है। लेकिन उसका दूसरा एक पक्ष है कि मैं तो कहूँगा कि शेख मुजीबुर रहमान का भी अतीत कहीं पाक नहीं रहा है। बंगाल के अंदर जब डायरेक्ट ये जो हुआ सोहरावर्दी का, तो सोहरावर्दी के सहयोगी किसी ज़माने में होते थे, परिस्थितियों के नाते वो बंगबंधु बने, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने बंगाली मुसलमानों के साथ या बांग्लादेश के लोगों के साथ बहुत ही अताई वाला काम किया, उसकी यह परिणति थी। तो कहने का मेरा है कि अब विकल्प दो है, कि एक तो है कि दुनिया के हर मंच में, हर मीडिया में बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, क्योंकि सरकार बने भी 8 तारीख को, शायद 8 के रात को नए प्रधानमंत्री ने ओथ ले लिया है। भारत के प्रधानमंत्री का भी ट्वीट उसी रात को आया है, और 9 तारीख को रंगीश ठाकुर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, वो हिंदू हितों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। उसने इस घटना के पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए विगत 5 दिनों का समय लिया। 5 दिन के बाद उनका जो आया है वो लिखित 2 लाइन का, संघ के सरकार जहाँ दत्तात्रेय होसबोले सेकंड मैन है, उनका एक लिखित वक्तव्य आया, और वक्तव्य ये है जो प्रधानमंत्री के ट्वीट की ही एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। ट्वीट 1 पैराग्राफ का है, उसको 2 पैराग्राफ में उन्होंने रखा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 9 तारीख के शाम को भारत के गृह मंत्री से मिलने का निर्णय किया गया। तो कहने का आशय है कि जब इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी है तो इतने विलंब से क्यों, मतलब ऐसी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं क्यों प्रतिक्रिया दे रही हैं। तो मेरा है कि इसमें 2 स्थिति है कि दुनिया के हर मंच पर, हर मीडिया में बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें उठानी चाहिए, बांग्लादेशी मूल के हिंदुओं को भी और भारत को भी। दूसरा मेरा मानना है कि उसी बांग्लादेश के लिए भारत ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी की स्थापना की थी। एक नए मुक्ति वाहिनी की आवश्यकता आज की तिथि में मुझे लगता है कि पुनः है, क्योंकि भारत की सरकार ने जब प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया तो वहां रहने वाले अल्पसंख्यक के हितों के लिए और भारत के आंतरिक बाह्य सुरक्षा के लिए एक मुक्ति वाहिनी की गठन की आवश्यकता है। वो मुक्ति वाहिनी जो है वहां जो लोग दबाए सताए जा रहे हैं उनके अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ेगी, और जब भी जरूरत होगा तो वो जनमत संग्रह की मांग भी कर सकती है, क्योंकि बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आज भी हिंदू बहुसंख्यक है। जैसे आप चटगांव की बात कर लें, जैसे आप सिलहट की बात कर लें, जैसे खुलना डिस्ट्रिक्ट स्वामी जी के जो गुरुदेव का जन्म स्थान है, इन जिलों की आप बात कर लें। तो कहने का मतलब है कि अब विकल्प भारत के सामने बहुत सीमित है, और विकल्प यही है कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मीडिया में ये चीज़ें आए, और दूसरा एक और मुक्ति वाहिनी की गठन की जाए, बांग्लादेश के लोगों को मदद किया जाए। आखिरी सवाल रविंदर जी से लेंगे, कहीं भारत सरकार से गलती तो नहीं हुई प्रधानमंत्री को यहाँ पे शरण देकर? देखिए, कोई गलती नहीं है। मैं आज तो 14 अगस्त है, बीस का डे मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है, और मैं आप पूरे टीम फर्स्ट लुक बिहार को बधाई देता हूं कि आपने आज बांग्लादेश पर कार्यक्रम रखा है। लेकिन
बहुत सारी बातें हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील हैं इस मुद्दे पर कि जिस दिन ये घटना घटी और शेख मुजीब ये हसीना यहाँ आई, एस जयशंकर ने अपना बयान दिया, कल होकर पार्लियामेंट में उसका बयान आया कि हमारी नज़र पूरी है और किस तरह से लोगों को वहाँ से निकाल के लाया जा रहा है। ये भी बात सही है कि वहाँ के हिंदुओं पर बहुत बड़े जुल्म हुए हैं। जिस तरह 47 की भी विस्का हुई थी, काट काट कर लाश को भेज दिया गया था, लेकिन भारत चुप नहीं बैठेगा। अंदर अंदर भारत की तब न प्रक्रिया है। अभी जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि शेख हसीना को पनाह देकर भारत ने गलती की है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आप एक तरफ माफ़ी मांग रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, हिंदुओं पर को कत्लेआम कर रहे हैं, तो ये आपकी जिस दिन आपने वो लिया उसके बाद तत्क्षण ये रोक लगना चाहिए था। आप हमारे सबसे अच्छे पड़ोसी हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार भारत रखता है, आपके साथ व्यापार की अच्छी लेन देन होती है। बहुत सारे मामले हैं जिससे भारत से ज़्यादा बांग्लादेश भारत से फ़ायदा उठाकर अपना गति बढ़ाया, अपना आर्थिक दर को बढ़ाया। तो इस तरह से वहाँ के लोगों के पीछे, जैसा कि अन्य वक्ताओं ने कहा, वहाँ पर जमाती इस्लाम की गतिविधियाँ बहुत ज़बरदस्त है। आज भी खबर आ रही है कश्मीर में मुठभेड़ चल रहा है, कैप्टन का वो सरकार में उसके मंत्री बने हैं जमाते इस्लाम के। लेकिन इस पर भारत सरकार की पूरी नज़र है, गृह मंत्रालय भी पूरी नज़र रखे हुए और इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हमें घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, तो देखिए कि भारत सरकार जो है मुंह तोड़ जवाब देगी और घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी नेता है कहना। ऐसे में देखिए कि वर्तमान जो स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है उनको हस्तक्षेप करना चाहिए था, क्योंकि अमीर हुसैन उनका कहना है कि भारत सरकार ने वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना थी जिनको इस्तीफा देने के बाद शरण दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार से भूल हुई है और गलती भी हुई है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।